गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 का ज्योग्राफी का लेसन पढ़ने जा रहे हैं। सौर मंडल में पृथ्वी। इसका भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 पर हमने पढ़ लिया था, इसका आधा पार्ट हमने पढ़ लिया था, आधा पार्ट अब पढ़ने जा रहे हैं। देखो बच्चों, आपको मैंने पहले भी बताया था कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। ठीक है, पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है और चंद्रमा को भी एक ग्रह माना जाता है। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का क्या कहलाता है? उपग्रह कहलाता है। तो हम सबसे पहले चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। एक उपग्रह है। क्या है बच्चों? एक उपग्रह। उपग्रह माना जाता है इसको। अब देखो उपग्रह क्या होता है? उपग्रह, अब उपग्रह के बारे में आपको बताएंगे कि उपग्रह क्या होता है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड होता है। क्या होता है बच्चों? खगोलीय पिंड होता है। जो उपग्रह होता है वो एक क्या होता है? खगोलीय पिंड होता है, जो ग्रहों के चारों ओर, जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह। अब आप कहेंगे उपग्रह क्या होता है? तो देखो, उपग्रह एक खगोलीय पिंड होता है। खगोलीय पिंड होता है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। समझ में आया बच्चों आपको उपग्रह क्या होता है? और चंद्रमा क्या कहलाता है? एक उपग्रह कहलाता है। ये हमारी पृथ्वी का क्या है? सहचर है। कौन? चंद्रमा। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर क्या करता है? यह चक्कर लगाता है। कौन लगाता है? चंद्रमा। देखो आगे देखेंगे हम। यह है हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चक्कर लगाता है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर क्या करता है बच्चों? चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान अन्य 7 ग्रह और भी है जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इनके भी अपने अपने उपग्रह होते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? इनके भी क्या होते हैं? अपने अपने उपग्रह होते हैं।
ये हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान अन्य 7 ग्रह भी इसके और अपने अपने उपग्रह होते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों। अब आगे देखेंगे हम, आगे आगे देखने जा रहे हैं हम। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है। केवल एक ही क्या है? उपग्रह है। वो है चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा। मतलब हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है। वो कौन सा है? चंद्रमा है। चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग है। समझ में आ रहा? इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग है। किसका? चंद्रमा का। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है, यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे अन्य खगोलीय पिंडों से नजदीक है। समझ में आया बच्चों? आपने देखा होगा कि चंद्रमा हमें बहुत बड़ा प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि हमारे अन्य खगोलीय पिंडों से क्या है बेटा? नजदीक है। यह हमसे लगभग कितना? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। समझ में आ रहा है? ये हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए कि कितना दूर है हमसे। सभी बच्चे नोट करेंगे। ठीक है? सभी बच्चे इसको करेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ तक आपने देख लिया। अब आपको एक चीज भी बताते हैं हम। सभी बच्चे नोट कर लेंगे। जो मैं लिखाने जा रही हूँ सभी बच्चे नोट करेंगे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नाम सुना होगा आप लोगों ने, सभी बच्चों ने नाम सुना होगा। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई, नोट करिए, सभी बच्चे नोट करिए, 1969 में चंद्रमा की सतह पर
पहला कदम रखा, पहला कदम रखा। हाँ, सभी बच्चों ने लिख लिया बच्चों। ये डेट आपको ध्यान में रखिए, 20 जुलाई सन 1859 में, मतलब 69 में चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा। किसने रखा? नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? अब आगे देखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितना चक्कर? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर। कितना चक्कर? पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। पूरा करता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, नोट डाउन करिए। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है, और इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। अपने अक्ष पर भी एक चक्कर इतने दिन में ही ये पूरा करता है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? हाँ। इसके बाद हम देखेंगे, इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई देता है। जब हम पृथ्वी से देखते हैं चंद्रमा को, तो हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो उसका एक ही भाग दिखाई देता है। समझ में आ रहा है आपको? जब हम देखते हैं चंद्रमा को पृथ्वी से, तो हमको उसका एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं है कि वहां जीवन संभव हो। जीवन संभव हो मतलब इतने अनुकूल नहीं कहा जा सकता कि जीवन संभव हो। इसकी सतह पर मैदान, पर्वत तथा गड्ढे हैं। क्या है बेटा? गड्ढे हैं जो क्या करते हैं? इसकी सतह पर छाया बनाते हैं। इसकी सतह पर छाया बनाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो उसका एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं है कि वहां जीवन संभव हो। इसकी सतह पर मैदान है, पर्वत है, गड्ढे हैं, जो इसकी सतह पर क्या बनाते हैं? छाया बनाते हैं, मतलब छाया पड़ने लग जाती है। पूर्णिमा के दिन इसकी छाया को
देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। हम इसकी क्या देख सकते हैं पूर्णिमा के दिन? छाया देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? छाया देख सकते हैं। समझ में आया बच्चों आपको इतना? ये हमने चंद्रमा के बारे में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह। कौन से ग्रह पढ़ेंगे? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के बारे में आपको जानकारी देनी कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, किसके बीच में रहते हैं। आप लोग नोट डाउन भी करते जाइए अपनी अपनी नोटबुक में, ताकि जब प्रश्न उत्तर कराएंगे तो उसमें भी आसानी रहेगी, आपको समझ में आएगा। हाँ, क्षुद्र ग्रह इनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। तारों ग्रहों तथा उपग्रहों के स्थित तारों ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को नोट करो, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। समझ में आ गया आपको? क्षुद्र ग्रह क्या है? तारों ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। तो इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, किसके बीच में होते हैं, किन कक्षाओं में लगाते हैं? यह मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं में कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा सूर्य क्या होता है? केंद्र होता है बीच में, ठीक है। उसके चारों तरफ ग्रह क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। तो एक क्या बन जाती है? ऐसी कक्षा बन जाती है, गोला घूमता रहता है। ये क्या है? कक्षाएं बनती रहती है। ये क्या है? कक्षाएं बनती रहती है। अब ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं क्या होते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में कक्षाओं में पाए जाते हैं। मतलब वहां पर इनको वहां पर इनके बीच में रहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये माना जाता है कि ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये क्या होते हैं? ग्रहों का ही एक भाग होते हैं। ग्रहों का ही एक भाग होते हैं। अब भाई आप भी सोच रहे हो कि क्षुद्र ग्रह कौन से आ गए? 8 ग्रह बताए, उसके बावजूद ये कौन से ग्रह आ गए? तो वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जो हमारे ग्रह होते हैं उसी के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले टूट करके अलग हो गए थे। अब देखो वैज्ञानिकों का मानना है कि क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग है। बहुत वर्षों पहले
ब्रह्मांड में विस्फोट के कारण ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे, अलग हो गए थे। अब भाई कोई कौन से ग्रह का टुकड़ा होगा, कोई कौन से ग्रह का टुकड़ा होगा, लेकिन जो शुक्र ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं, तो ये भी मान सकते हैं कि हो सकता है वो उन्हीं ग्रहों के टुकड़े हो। ऐसा कौन मानते हैं? वैज्ञानिक मानते हैं। उनका यही मानना होता है कि अगर मान लीजिए जो हमें ग्रह दिखाई दे रहे हैं, जो शुक्र ग्रह दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है? इनके टुकड़े हैं। किसके टुकड़े हैं? हमारे ग्रहों के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उल्कापिंड। क्या पढ़ेंगे बच्चों? उल्कापिंड के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा? हाँ, ठीक है। उल्कापिंड देखो, सूर्य के चारों ओर जो छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े सूर्य के चारों ओर जो छोटे छोटे टुकड़े क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। पत्थरों के टुकड़े चक्कर लगाते हैं, उसे उल्कापिंड कहते हैं। लिख लो बच्चों सब अपनी अपनी कॉपियों में, इसे कहते हैं, प्रश्न आ जाता है कई बार बन के। उल्कापिंड किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, वो चक्कर लगाते हुए हम क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। समझ में आ गया आपको? इसे कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी पर भी क्या होते हैं? नजदीक आ जाते हैं। पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं। आपने देखा होगा ना, कई बार देखो हमारी पृथ्वी पर बड़े बड़े, कई बार बड़ा सा पत्थर आकर के आकाश से गिरता है, तो वो क्या होते हैं? उल्कापिंड ही होते हैं। अब जो ये उल्कापिंड होते हैं ना बच्चों, ये क्या करते हैं? ये जो उल्कापिंड होते हैं, ये हमारे पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं, और कई बार जब बहुत तेजी से आते हैं उल्कापिंड, धीरे से नहीं आते, तो कई नुकसान भी हो सकते हैं। समझ में आया? तो इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इनकी जो प्रवृत्ति है, पृथ्वी पर गिरने की होती है। किसकी होती है? पृथ्वी पर गिरने की होती है। इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो पृथ्वी पर गिरने की होती है। मतलब आते हैं सीधे और पृथ्वी पर आकर के गिरते हैं, और गिरने से पृथ्वी के कई भागों पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी हो जाते हैं। अब देखो, कई बार जब ये आते हैं उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ, तो क्या होता है? घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण होता है। वायु इस प्रक्रिया के दौरान जब ये पृथ्वी पर गिरते हैं, इस प्रक्रिया के दौरान वायु के
कारण घर्षण होता है, घर्षण होता है। इससे क्या हो जाते हैं, ये गर्म हो जाते हैं, इससे ये गर्म हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं कौन, उल्कापिंड, और जल जाते हैं, और जल जाते हैं। जब बहुत तेजी से आते हैं तो घर्षण होता है, और घर्षण के कारण क्या होता है कि गर्म हो जाते हैं, और गर्म हो जाने के कारण ये जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, फलस्वरूप क्या होगा, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। और कई बार क्या होता है, बिना जले ही पृथ्वी पर आ जाते हैं। कई बार बिना जले पृथ्वी पर आ जाते हैं। कई बार क्या होता है, जलते नहीं है, बिना जले ही क्या होते हैं, पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं, जिससे धरातल पर क्या बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, जिससे धरातल पर समझ में आ रहा है बच्चों। कई बार तो क्या होता है, उल्कापिंड आते आते ही क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। और कई बार क्या होता है, जब ये आकर के गिरते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी पर गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, आकाश गंगा। अब हम आकाश गंगा के बारे में पढ़ेंगे। देखो, शुद्ध जल पढ़ लिए, चंद्रमा पढ़ लिया, उल्कापिंड पढ़ लिए। अब हम आकाश गंगा के बारे में पढ़ेंगे कि आकाश गंगा क्या है, कैसे दिखती है। समझ में आ रहा है ना बच्चों आप लोगों को? हाँ, ठीक है। कई बार हमें खुले आसमान में तारों की एक सफेद सी चौड़ी पट्टी दिखाई देती है, पट्टी दिखाई देती है। कई बार होता है कि बिल्कुल सफेद पट्टी सी, तारे तारे होते हैं, पास 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 बहुत सारे दिखाई देते हैं। और ये तारों का चमकदार समूह होता है, यह तारों का चमकदार समूह होता है। इसे हम आकाश गंगा, इसे हम आकाश गंगा कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? इसे हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा, और मिल्की वे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्की वे, क्योंकि ये सफेद रंग का रास्ता होता है ना, इसलिए इसको मिल्की वे भी कहते हैं। समझ में आया? हमने देखा है आकाश में कई बार हमें खुले आसमान में तारों का एक सफेद सी चौड़ी पट्टी दिखाई देती है। ठीक है, उसमें तारे जगमगाते रहते हैं, तारों का समूह होता है, इसे हम आकाश गंगा कहते हैं, और मिल्की वे भी कहते हैं। मिल्की यानी दूध जैसी, वे यानी रास्ता, दूध जैसा रास्ता भी कहा जाता है। समझ में आ गया बच्चों? आकाश गंगा क्या है, इसके बारे में आप लोगों को समझ में आ गया कि आकाश गंगा क्या होती है।
एक छोटी सी हमें सफेद रंग की पट्टी दिखाई देती है, जिससे कि क्या चमकते दिखाई देते हैं, तारे चमकते दिखाई देते हैं, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। हमारा जो सौर मंडल है, हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। क्या है? एक भाग है। हमारा जो सौर मंडल है उस आकाशगंगा का एक भाग कहलाता है। यह है प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती हुई नदी से की गई है। जब हम प्राचीन काल में इस आकाशगंगा की कल्पना किसके समान की गई है? बहती हुई नदी के समान की गई है। बहती हुई नदी के समान। किसके समान की गई है? बहती हुई नदी के समान। मतलब ऐसा माना जाता था प्राचीन काल में लोग जब उस पट्टी को देखते थे तो कहते थे देखो आसमान में भी क्या बह रही है? गंगा बह रही है। इसीलिए तो इसका नाम आकाशगंगा कहा गया है कि आकाश में क्या बह रही है? गंगा बह रही है। जबकि वो क्या माना जाता है बेटा? तारों का समूह माना जाता है। आपने कई बार कहानियों में सुना होगा, आपने सुनाते होंगे, दादा नाना कहानियां सुनाते होंगे, दादी नानियां, कि अरे हम तो पहले आकाश में सफेद रंग की पट्टी दिखती थी और वो क्या थी? गंगा थी। ठीक है, इसलिए उसको लोगों ने आकाशगंगा कहना प्रारंभ कर दिया। समझ में आ गया यहाँ से बच्चों? ठीक है, इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। अब देखो आकाशगंगा में क्या क्या है ये भी तो पढ़ेंगे हम। तारे ही नहीं है, और भी चीजें हैं आकाशगंगा में। जो तारे हैं वो तो चमकते हैं ही, साथ ही साथ उसके साथ और भी चीजें चमकती है, इसलिए वो सफेद पट्टी से दिखाई देती है। आप लोग कोशिश करना देखने की आसमान में। हाँ, आकाशगंगा में करोड़ों तारे, बादल, करोड़ों बादल है, करोड़ों तारे, बादल है, गैसों की एक प्रणाली है। गैसों की एक प्रणाली है। ऐसा नहीं कि आकाशगंगा में केवल तारे तारे हैं, बादल भी है और गैसों की एक प्रणाली भी है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर, अब देखो इसको नोट करना, इस प्रकार की कितनी लाखों आकाश गंगा मिलकर किसका निर्माण करती है? बताओ बच्चों, किसका निर्माण करती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड का क्या करती है? निर्माण करती है। देखो बादल भी होंगे, ठीक है, गैसें भी होगी और तारे भी होंगे, लेकिन कितनी संख्या में? लाखों की संख्या में मिलकर के क्या करती है? गैसों का निर्माण करती है। ठीक है, सारी मिलकर किसका निर्माण करेगी? ब्रह्मांड का निर्माण करेगी। आगे देखो बच्चों, ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम उसकी क्या नहीं कर सकते हैं? कल्पना भी नहीं कर सकते। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में जानकारी लेने में जुटे हुए। आपने देखा होगा ना, कई बार भेजे जाते हैं आसमान में, ब्रह्मांड में भेजे जाते हैं
कि किसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। अब देखो हमारा हम ब्रह्मांड के साथ कैसे संबंध बता सकते हैं। ये तो क्या हो, आप हो, ये तो क्या है, व्यक्ति है। क्या है भाई, व्यक्ति, आप और मैं है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास क्या है, हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में क्या है, सौर मंडल। क्या है बच्चों, सौर मंडल। उसके बाद में क्या है आपकी आकाश गंगा, और उसके बाद में आपकी क्या है, ब्रह्मांड। समझ में आया। इस चित्र के माध्यम से देखो, आप कहाँ हो, केंद्र में हो, ये तो आप हो, व्यक्ति है। उसके बाद में कौन है आपकी पृथ्वी, फिर क्या है सौर मंडल, फिर क्या है आकाश गंगा, ठीक है। और उसके बाद में आपका क्या है, ब्रह्मांड। उसके बाद में आपका क्या है, ब्रह्मांड। तो आप यहाँ है, उसके बाद में हमारे पास पृथ्वी है, सौरमंडल है, आकाश गंगा और ब्रह्मांड है। समझ में आ गया बच्चों आपको, ठीक है। अब आप ये हमने सौरमंडल का दूसरा भाग भी पढ़ लिया है। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में इस चित्र को भी बनाएंगे। इस चित्र को बना करके जो भी आपकी पूछने के लिए प्रश्न पूछना चाहते हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, ठीक है। आज के हम यही समाप्त करते हैं।